Hello everyone, welcome to Lamba Educational Academy. So in today's video, we're going to talk about how to choose the optional subject in UPSC exam. Okay, so before we begin, a little introduction about myself. So my name is Muskan Lamba and currently I'm a PhD research scholar in economics and I had cleared my NET JRF in the very first attempt. Also, I have appeared for the civil services interview twice. So let's get started now. Now, the question how to choose the optional subject is extremely important. Okay, optional subject, right optional subject को choose करना is an extremely important step that you would take even before you begin your preparation. ठीक है, प्रेपरेशन बिगिन करने से पहले ही एक आपको आइडिया होना चाहिए कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट आप कौन सा लोगे. ठीक है, इन द यूपीएससी एग्जाम which optional subject are you going to choose. ठीक है, but a lot of students find it extremely difficult, right? अब when it comes to your mains का जो एग्जाम होता है, once you clear your prelims and then you appear for your mains, तो मेंस में आपका जो टोटल सारे सब्जेक्ट्स के जो एग्जाम्स होते हैं उसका टोटल जो स्कोर होता है दैट इज 1750. दिस इज समथिंग दैट यू मस्ट नो. 1750 जो होता है ये टोटल स्कोर बनता है आपका मेंस के एग्जाम का. ठीक है, उसमें से 500 मार्क्स आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट इसकी वेटेज होती है. राइट, आपको तो ये पता होगा दैट यू हैव वन ऑप्शनल सब्जेक्ट नाउ. पहले दो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते थे बट आफ्टर चेंजेस इन द यूपीएससी पैटर्न फिर वन ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गया. ठीक है, अब इसी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के आपके दो पेपर होते हैं. ठीक है, एक ही ऑप्शनल के यू हैव टू पेपर्स एंड ईच पेपर इज वर्थ 250 मार्क्स. ठीक है, each of the papers is for 250 marks and that's how your total weightage comes to 500 marks out of 1750. ठीक है, तो ये आपको ऑप्शनल का हो गया. नाउ द वन थिंग दैट मेक्स योर ऑप्शनल सब्जेक्ट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इज कि देखो जब आपके जीएस के पेपर्स होते हैं, राइट, जीएस 1 2 3 4, सो उसमें क्या होता है जनरली यू मस्ट हैव नोटिस दिस कि अगर आपका स्कोर 100 250 मार्क्स के पेपर्स है, राइट, अगर आपका स्कोर 100 टच करता है, 100 प्लस जाता है, तो इट्स अ वेरी गुड स्कोर इन योर जीएस. अगर आपके जीएस के पेपर में 100 या 100 प्लस स्कोर जा रहा है तो इट्स कंसिडर्ड अ वेरी गुड स्कोर. ठीक है, ऑन द अदर हैंड जब आप ऑप्शनल की बात करते हो, व्हेन इट कम्स टू योर ऑप्शनल में क्या होता है, अगर हम टोटल 500 मार्क्स का ऑप्शनल है, आई एम टॉकिंग अबाउट द कंसोलिडेटेड स्कोर. ओके, ऑप्शनल में 500 में से बच्चों के 300 तक जाते हैं मार्क्स, 300 प्लस भी जाते हैं, किन्हीं में तो 350 भी चले जाते हैं. राइट, ऑप्शनल की बात कर रही हूं मैं. सो इन द ऑप्शनल सब्जेक्ट इफ यू आर गेटिंग अ स्कोर लाइक दिस, just see the cost benefit ratio when it comes to a comparison between GS and optional, right? So definitely the cost benefit ratio of investing your time in the optional subject is definitely higher, but this is only possible when you have made the right choice. Optional subject सही तरीके से choose किया होगा तब ही this is possible, right? So प्रॉब्लम ही यही होती है, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स आर नॉट एबल टू मेक द राइट चॉइस. उनको समझ ही नहीं आता कि ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कैसे करना है. ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं विच एक्चुअली मेक्स देयर एंटायर डिसीजन वेरी बायस्ड और उसकी वजह से वो गलत ऑप्शनल चूज कर लेते हैं एंड दैट्स समथिंग दैट मेक्स देम सफर फाइनली जब वो उस स्टेज पे पहुंचते हैं व्हेन दे आर एक्चुअली राइटिंग देयर मेंस. ठीक है, सो इन टुडेज वीडियो वी आर बेसिकली गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दोस पैरामीटर्स दैट यू शुड कीप इन योर माइंड बिफोर यू मेक द चॉइस कि कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने फाइनली चूज करना है इन योर यूपीएससी एग्जाम, किस सब्जेक्ट के साथ आप अटेम्प्ट करोगे. ठीक है, now before we talk about those parameters it's very important that we burst certain myths. ठीक है, अब इस एग्जाम को लेके when it comes to optional subject कुछ myths हैं जो बहुत सारे कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स के माइंड में होती हैं. मतलब उन्हीं मिथ्स की वजह से दैट्स द रीजन व्हाई दे आर नॉट एबल टू मेक द राइट चॉइस और वो गलत डिसीजन ले लेते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट देम. फर्स्टली पॉपुलर ऑप्शनल. अब बच्चे क्या करते हैं, दे गो अराउंड ट्रेंड्स के ज्यादा ऑप्शनल सब्जेक्ट, मतलब ज्यादातर बच्चे कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्ट कर रहे हैं, दे गो फॉर दिस just because their friend is taking a certain optional subject they are also going to take the same, right? Because everybody is taking that optional subject, that's why I'm also going to take this optional subject because this is highly sought after. सबने अपना रिसर्च तो किया ही होगा, सब यही ले रहे हैं, मतलब इसी में कुछ अच्छा होगा,
सब ये ले रहे हैं तो मीन्स दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू बी रिवॉर्डिंग मे बी, दैट्स व्हाट दे टेंड टू थिंक मे बी. एंड if this is your approach when it comes to choosing the optional, I'm telling you that's not the right way. Okay, don't ever think about it. This never ever run behind a popular optional. Okay, there are certain other parameters which we are going to talk about in the next slide. That is a sole parameter. Those are the sole parameters जिसके basis पे आप अपना decision लोगे. ठीक है, पॉपुलर चॉइस के पीछे आप नहीं भागोगे. ओके, दैट्स अ myth that we are supposed to burst here. Okay, second is topper's choice. अब a lot of candidates also do this कि वो लास्ट कुछ सालों में जो कैंडिडेट्स मतलब जो टॉपर्स रहे हैं उनके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स देखते हैं कि इन्होंने कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया था. उस उनके ऑप्शनल सब्जेक्ट के हिसाब से दे मेक देयर चॉइस कि बिकॉज ये इस वाले ऑप्शनल सब्जेक्ट में सक्सेस रेट में भी ज्यादा दिख रहा है उनको, बिकॉज ओवर द इयर्स मे बी अ लॉट ऑफ टॉपर्स आर टेकिंग दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, सो दैट्स द रीजन व्हाई दे आर गोइंग टू ऑप्ट फॉर इट. That's also another thing. A lot of candidates also do this, right? But you have to also understand this कि sometimes you know अगर आप trends देखोगे यूपीएससी में तो कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनको काफी ज्यादा कैंडिडेट्स ऑप्ट करते हैं, right? So total appeared candidates in a mains examination अगर आप वो देखो तो उसमें कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी परसेंटेज, the number of candidates appearing with that option उसकी हाई होती है. So another reason why the success rate in that particular option is high is could be because a lot of candidates are opting for that particular subject, and that's why the success rate increases because ज़्यादा बच्चे ले रहे हैं. Doesn't necessarily have to mean कि उस optional subject से success हो रही है. Success is happening, the success rate is high primarily because a lot of students are taking that particular optional subject. So the chances of being successful with that particular option also increase naturally, right? But that doesn't mean कि आप उसी को अपना sole basis of choice when it comes to choosing the optional, आप उसी को अपना sole basis बना लो. No, that's again a wrong way. See, success आपको हर ऑप्शनल से मिल सकती है. डेफिनेटली कुछ असेसमेंट्स होते हैं, लॉट ऑफ रिसर्च आप काफी सारे लोग करते हैं इस बारे में कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से ज्यादा है, उससे कम है या उससे कम है, बट आई पर्सनली फील दैट शुड नेवर बी द पैरामीटर. ठीक है, those who think that they want to go with that, they might do that, but personally my take is that this should never be the parameter. अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में जो भी सब्जेक्ट आप चूज करते हो बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, अगर आप उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेके काम करते हो और उसमें ही बेहतर परफॉर्म करते हो, उसमें एक्सेलेंस अचीव करते हो, सो व्हाई विल यू नॉट बी सक्सेसफुल विद दैट. एंड अगर आप देखोगे हर सब्जेक्ट से, ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट से टॉपर्स निकलते हैं. ठीक है, हर सब्जेक्ट से निकलते हैं. तो आप इन चीजों को अपना सोल पैरामीटर तो कभी मत बनाना कि बिकॉज दिस इज एन पॉपुलर ऑप्शनल तो मैं ले रहा हूँ, या अगर ये टॉपर्स ने लिया था और उनका बिकॉज एंड दे गॉट अ रैंक विद दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट तो मैं ले रहा हूँ. नो, आई वुड नेवर एवर सजेस्ट कि आप उस तरीके से काम करो. ठीक है, सो दिस शुड नेवर बी द पैरामीटर. Then comes the third one, another very very important point, getting influenced by people. ठीक है, let's say obviously when you are starting your preparation, as long as you do not have somebody in your family or some near dear relative who has also prepared for this examination and has some sort of understanding about it, तो आप generally try करते हो आप बाहर से या कहीं ना कहीं किसी से कोई guidance लो, right? Make sure आप सही इंसान से guidance ले रहे हो. That person should have right knowledge and should be giving you an unbiased opinion, right? सो लोग क्या करते हैं, वो अपना गाइडेंस दे देते हैं, जो भी उनको बोलना होता है दे टेल, एंड उसके बाद जो बच्चा होता है, जो एस्पिरेंट होता है, ऑब्वियसली द एस्पिरेंट इज गोइंग टू दैट पर्सन ओनली बिकॉज दैट एस्पिरेंट इज lacks experience. Obviously when you are starting your preparation, a lot of students start at an undergraduate level. उनकी graduation भी नहीं complete होती है and they start their preparation. A lot of candidates do that because इस exam में आपको पता है ये यूपीएससी में the basic eligibility criteria is कि आपको अपनी graduation आपकी complete होनी चाहिए. And once you have completed your graduation and you are 21 years of age, right, you are eligible to appear. ठीक है, तो काफी स्टूडेंट्स ऐसे भी करते हैं कि राइट आफ्टर द ग्रेजुएशन दे वांट टू अपीयर फॉर द एग्जाम. ओके, तो वो अपने अंडर ग्रेजुएट लेवल पे ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं. सो उस लेवल पे ऑब्वियसली इतनी आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, इतना आपको एक्सपीरियंस नहीं होता है कि आप एक इन्फॉर्म्ड चॉइस ले पाओ.
and that's the reason why you need to seek guidance from people who have a better understanding of that. But make sure कि उस guidance को लेने के बाद आप उस guidance से इतना influence ना हो जाओ कि आप अपने खुद की strengths और weaknesses को भूल जाओ, and उसके just because that other person said something आप उसके basis पे ही सारा अपना decision लेने लगो, ठीक है? The other person is telling you, giving you certain information that is for you to take, ठीक है? उसके साथ और भी जो पैरामीटर्स आपको पता हैं, जो आपके खुद के पर्सनल हैं, राइट? आपकी पर्सनल स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, इंटरेस्ट सिर्फ आपको पता है, नोबडी एल्स वुड नो दैट फॉर यू, राइट? अगला बंदा आपको सिर्फ अपने हिसाब से गाइडेंस दे रहा है. अब आपका काम है उस गाइडेंस को लेके अपने सारे जो एस्पेक्ट्स हैं, अपने खुद के जो पैरामीटर्स हैं, उनको साथ में रखो, उनका एनालिसिस करो और फिर अपना फाइनल डिसीजन लो. ये नहीं कि यू फॉरगेट एवरीथिंग अबाउट योरसेल्फ, उन सब चीजों को बैक बर्नर पे रख दिया आपने, एंड व्हाट द अदर पर्सन सेड आपने उसको फेस वैल्यू पे ले लिया, एंड यू स्टार्ट थिंकिंग ऑन दोज लाइंस ओनली. अपनी आइडेंटिटी आप भूल गए. डोंट डू दैट, ओके? नेवर एवर डू दैट. Always take decision based on what you are wanting to do, what you are wanting to pursue, where your interest lies, right? अपनी strengths and weaknesses के हिसाब से ही आप लोगे. So कहने का मतलब ये है कि in short मैं आपसे यही बोल रही हूँ कि इन चीजों पे आप नहीं ध्यान दोगे. You are not going to focus on popular optional subject. You are not going to be you are not going to become biased by the topper's choice, and you are not going to get influenced by any third person. गाइडेंस लो, जरूरत होती है एट दैट स्टेज जब आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो. ऑब्वियसली यू डोंट हैव द अंडरस्टैंडिंग, आप नाइव होते हो, आपको एक्सपीरियंस नहीं होता. यू नीड द गाइडेंस, बट मेक श्योर दैट यू गेट इट फ्रॉम द राइट पर्सन. एंड इवन इफ यू गेट द गाइडेंस, डू नॉट टेक इट एट द फेस वैल्यू, ठीक है? अपना खुद का रिसर्च करो, अपनी खुद के इंटरेस्ट, अपने सारी चीजों को फिगर आउट करो. उन सबको देखने के बाद फिर एक इन्फॉर्म चॉइस आप खुद लोगे, नॉट बिकॉज समबडी एल्स सेड, बट बिकॉज यू वांटेड टू टेक इट. Okay, so these are the myths that you are not going to be trapped by. Okay, you are not going to fall in the trap. अब finally we'll start talking about the parameters जिसके basis पे आपको अपना optional subject select करना चाहिए, ठीक है? There could be many more based on your particular circumstances, but I personally feel कि ये वाले जो 3 हैं, these are very very important. At least in my case they were. Okay, so first चीज हो गई आपका interest, ठीक है? दैट गोज विदाउट सेइंग. आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ऑप्शनल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन इन सर्टेन सब्जेक्ट्स 6 महीने भी ले लेती है, डेडिकेटेडली अगर आप कर रहे हो तब भी. तो इतना ज्यादा एक्सटेंसिव इन डेप्थ पढ़ाई आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की करनी पड़ती है. यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. और अगर आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो फिर यू विल नॉट बी एबल टू सस्टेन इट, क्योंकि आपको बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए वो पढ़ना पड़ रहा है, इन डेप्थ पढ़ना पड़ रहा है, प्लस उसके बाद सिर्फ एक बार पढ़ाई करके हो नहीं जाएगा, उसको बार बार रिवाइज भी करना पड़ेगा, मल्टीपल राउंड्स ऑफ रिविजन. So unless and until you are not interested, you don't take interest in that particular subject, you will not be able to move ahead with it. ठीक है? तो interest मेरे हिसाब से is the first the most important parameter which you must take into consideration before you choose your optional subject. आपका interest बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस particular subject में, ठीक है? Then comes your answer writing. अब अल्टीमेटली आप ऑप्शनल प्रिपेयर किस लिए कर रहे हो? बिकॉज यू हैव टू राइट आंसर्स. ऑप्शनल मेंस में होता है आपका, मेंस का एग्जाम इज ऑल अबाउट आंसर राइटिंग, राइट? द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग. अब कुछ ऑप्शनल्स में टेक्निकल राइटिंग होती है, राइट? या कुछ और पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स होते हैं वो आपको कवर करने होते हैं. हर ऑप्शनल सब्जेक्ट की सेम तरीके से नहीं होगी. देयर कुड बी सर्टेन ऑप्शनल सब्जेक्ट जिसमें ग्राफ्स बनाने पड़ सकते हैं आपको, जिसमें डेटा डालना पड़ सकता है आपको, लॉट ऑफ डेटा. अब इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ दैट सब्जेक्ट्स. यू हैव टू मेक ग्राफ्स, यू हैव टू गिव दैट इलस्ट्रेशन, राइट? यू हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ डेटा. अब सेकेंड वाला जो पेपर होता है, पेपर 2, वो आपका इंडियन इकोनॉमी पे होता है ब्रॉडली, एंड इंडियन इकोनॉमी इज ऑल अबाउट डेटा, राइट? डेटा आपको बहुत याद करना पड़ता है, लॉट ऑफ फैक्चुअल थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर देयर. सो हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का डिफरेंट होता है. हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में आपको मैप्स बनाने पड़ेंगे, right? Optional subject में, that goes without saying. So it totally depends on the answer writing. तो answer writing की टेक्निक हर सब्जेक्ट की थोड़ी डिफर कर सकती है. तो उस चीज के साथ आप कितने कंफर्टेबल हो, ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछोगे कि आपने सब्जेक्ट ये चूज, लेट्स से आपने शॉर्टलिस्ट किए, तो हर एक का आंसर राइटिंग का पैटर्न भी आप समझो कि किस तरीके से आंसर्स लिखे जाते हैं. एंड विल यू बी कंफर्टेबल राइटिंग आंसर्स इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट? विल यू बी एबल टू डू दैट?
right? So this could be the second parameter which you could consider in making your choice. ठीक है? अब third parameter, ठीक है? Third parameter, other exams and future perspective. This is something that not many people talk about. बहुत कम लोग, इनफैक्ट आई डोंट नो इफ एनी पर्सन इज टॉकिंग अबाउट इट, बट ये चीज मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस में बहुत इंपॉर्टेंट है. It is important. Initially, not many candidates pay attention to it, and that's understood. मतलब understandable है कि ठीक है वो नहीं ध्यान देते इन चीज़ों पे, because obviously उनका sole focus होता है मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, यूपीएससी क्रैक करना है, and they don't think about anything else. But अगर मैं rationally, एक practically आपको बात बताऊं, तो जब आप इनिशियल लेवल पे ही इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो समवेयर एट द बैक ऑफ योर माइंड यू हैव टू ट्राई एंड टेक एवरी स्टेप दैट opens more options for you in the future. ठीक है? आई एम सेइंग कि अपना जो आपने यूपीएससी क्लियर करना है, एग्जाम देना है, उसमें 200% एफर्ट डालो. दो 200%, डू एवरीथिंग दैट यू नीड टू डू फॉर इट. क्रैक करना है आपको, दैट्स योर मोटिवेशन एंड यू आर गोइंग टू डू एवरीथिंग. बट एट द सेम टाइम यू हैव टू बी रियलिस्टिक, राइट? रियलिस्टिक होना है कि सी दिस इज अ वेरी वेरी competitive exam. Lakhs of candidates appear for it every year, and only a very small percentage of them are able to actually clear this paper, right? Finally जो बन जाते हैं civil servant, बहुत ही छोटा percentage है, very very small percentage who are actually able to do that. So be realistic. ठीक है? आपने अपनी पूरी मेहनत की, but God forbid if you are not able to make it to the list, right? If that particular exam, this particular UPSC is not meant for you, let's say. ठीक है? So let's be very very realistic. I'm talking realistically here. Don't get carried away by your emotions. Be very very realistic and be strong headed in that sense. आप पूरी मेहनत कर रहे हो अपनी, but certain things are beyond your आपकी चीज, आपकी अप्रोच के बाहर है कुछ चीजें, आपके कंट्रोल के बाहर है, बियॉन्ड योर कंट्रोल है. तो उन चीजों में आप भी कुछ नहीं कर सकते. आप सिर्फ अपना मेहनत कर सकते हो, अपना एफर्ट पुट इन कर सकते हो. उसके बाद व्हाट हैपेंस इज नॉट योर केस, मतलब आपके उस पर्व्यू से कंप्लीटली बाहर हो जाता है. सो इन दैट केस, कीपिंग दोज थिंग्स इन योर माइंड, यू हैव टू मेक श्योर कि इनिशियल लेवल पे ही आप ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करो जिसकी वजह से, जिसके थ्रू आपके और ऑप्शंस ओपन हो जाए, राइट? अब लेट्स से व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एग्जाम्स, यूपीएससी के अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनको आप लिख सकते हो, राइट? आप अपीयर कर सकते हो उनमें एंड यू कैन एक्चुअली क्लियर देम, राइट? अब फॉर एग्जाम्पल मैं, बिकॉज आई एम फ्रॉम इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड, आई विल टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स जस्ट फॉर एग्जाम्पल. अब इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में देर आर मल्टीपल एग्जाम्स. अगर आपने इकोनॉमिक्स की एक बार प्रिपरेशन कर ली, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की, देर आर सो मेनी अदर एग्जाम्स विच आर स्पेसिफिकली मेंट फॉर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स, राइट? इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए ही होता है, और उन एग्जाम, एक बार आपने ऑप्शनल पढ़ लिया, आप उसके लिए भी एलिजिबल हो जाते हो, राइट? We are talking about economics, so I'll name Indian Economic Service, IES. इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का एग्जाम है, ये भी यूपीएससी कंडक्ट करता है, राइट? इसमें आपको मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स की जरूरत है. यस, दिस इज समथिंग दैट्स एन एडिशनल व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी सीएससी. आपको ग्रेजुएट तक आपकी एलिजिबिलिटी है, बट व्हेन इट कम्स टू इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, आपको यू हैव टू बी अ पोस्ट ग्रेजुएट इन इकोनॉमिक्स. देयर आर सर्टेन अदर सब्जेक्ट्स, वो आपकी यूपीएससी की नोटिफिकेशन में लिखा होता है आईईएस, बट प्राइमरीली बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स, तो यहाँ पे आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए. You need a postgraduate degree in eco. ठीक है? So once you have done this, you become eligible for this particular exam. ठीक है? More or less the syllabus of economics remains the same. जो आप यूपीएससी में पढ़ रहे हो, थोड़ा डिफरेंस होता है डेफिनेटली. जो यूपीएससी सीएससी में इकोनॉमिक्स की अप्रोच है, जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में पूछे जाते हैं, there's a difference. If you open the question papers, there's difference, but the effort that you might have to put in would not be too much, because basic आपने preparation कर ली है. It would be just about how you write your answers based on the demand of the question. बस इतना फर्क है, but more or less it's same. जो आपका basic syllabus है, theories वगैरह जो भी हैं, economics जो आपको पढ़ने होते हैं, उनकी theories, micro, macro, वो सब syllabus almost same है. ठीक है? Question जिस तरीके से पूछे जाते हैं वो different है, तो उसके हिसाब से आपको अपना आंसर लिखना होता है. दैट्स द ओनली थिंग. अब ये तो आपका जैसे एक एग्जाम हो गया. इसके अलावा आपका होता है आरबीआई का एग्जाम. ठीक है? यू ऑल्सो हैव आरबीआई डीईपीआर.
ठीक है, RBI DEPR का एग्जाम होता है। इसमें भी ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग एंड रिसर्च है RBI में, तो उसमें भी आपका इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स की स्पेसिफिक डिमांड होती है, राइट। सो ये पर्टिकुलर आपके जैसे एग्जाम्स हैं, दीज आर सम ऑफ देम विच आई एम नेमिंग हियर, जो मतलब मेन अगर आप टॉप लेवल एग्जाम्स की बात करो तो मैंने उनको बात बताई है आपको। तो अगर आप इकोनॉमिक्स की बात करते हो तो अपार्ट फ्रॉम योर यूपीएससी सीएससी, दीज आर ऑल्सो द एग्जाम्स विच ओपन फॉर यू। अगर आपने एक बार इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की प्रिपरेशन कर ली तो इन एग्जाम्स को भी आप कर सकते हो इजिली, राइट। थोड़ा डेफिनेटली अप्रोच अलग हो जाती है, थोड़ा और आपको अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ती है और फोकस्ड होकर, बट ब्रॉडली तो सेम चीज है, राइट। ऐसे नहीं कुछ और नया ही बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ गया, मोर और लेस इट रिमेन्स द सेम, राइट। तो इन चीजों का भी आप ध्यान रख सकते हो, राइट। ऑल्दो दिस इज नॉट गोइंग टू बी योर प्राइम कंसर्न कि मैं इस हिसाब से अपना ऑप्शनल चूज करूंगा या करूंगी कि बाकी और एग्जाम्स कौन से उस ऑप्शनल सब्जेक्ट से निकलते हैं या और क्या चीजें हैं, फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है, दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, बट आपका इंटरेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे प्राइम वेटेज विल बी गिवन टू इंटरेस्ट। उसके अलावा ये दिस कुड बी ऑल्सो वन ऑफ द कंसिडरेशंस फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो अगर जैसे सम पीपल also they reach a stage in their UPSC journey when they do not want to appear for this exam anymore, उनके जितने भी 4 5 6 whatever attempts they have taken उनका हो गया है and now they want to move out of it, तो उसके बाद what do they do? See, UPSC नहीं हुआ तो the world does not end there, okay, you have to see that there is a lot more in the world that you are yet to explore, ठीक है। there are a lot of things that you can do, so अपने mindset को इतना strong और इतना मतलब प्रिपेयर्ड रखना है कि इट्स ओके, जस्ट बिकॉज मुझे ये एग्जाम क्लियर करना है, मैं करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, तो आई एम वर्किंग फॉर इट एंड आई एम गोइंग टू गिव माई 200% टू इट, राइट। बट बियॉन्ड दैट अगर नहीं होता है देन इट्स ओके, एटलीस्ट आई एम कन्विंस्ड एंड आई एम सेटिस्फाइड कि मैंने तो अपना सारा दिया ना, जितना मैं कर सकता था आई डिड। उसके बाद भी नहीं हुआ तो यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, you have to move forward, you can't be stuck there, right। उसके आगे कुछ तो करना है ना, and you have to be successful and you can be successful, trust me you can be, ठीक है। तो somewhere or the other अगर आपका एक plan B माइंड में है, राइट, प्लान बी कहीं आपके माइंड में एट द बैक ऑफ योर हेड, डू नॉट पे मच अटेंशन टू इट इनिशियली कि मैं पूरा ही अपना एफर्ट प्लान बी पे लगा दिया, नो, बट प्लान बी कहीं ना कहीं माइंड में होना चाहिए कि अगर इफ नॉट देन व्हाट वुड आई बी डूइंग, right, what is the next thing that I can do, right। So for example in my case when I started my preparation, मेरा तो सिर्फ UPSC था, I didn't want to think about anything else because I was so motivated and I was also confident कि मेरी preparation is good, I can make it, right। So I wasn't really thinking about anything else, but I was lucky कि इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट मेरे लिए हुआ कि इकोनॉमिक्स के साथ there were so many other things that I could do alongside, because इकोनॉमिक्स में मैंने अपनी मास्टर्स डिग्री कर ली and there were so many other things that this particular optional subject opened for me, राइट, इकोनॉमिक्स की चॉइस। तो उसकी वजह से आई कुड अपीयर फॉर अदर एग्जाम्स एज वेल, उससे भी मुझे बहुत इंफॉर्मेशन एक्सपीरियंस मिला, राइट। एंड उसके बाद देन ये वाले एग्जाम्स की मैंने बिकॉज प्रिपरेशन कर ली, तो देयर वर सर्टेन अदर एग्जाम्स जिनको क्लियर करना मेरे लिए बहुत ईजी हो गया, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में आई वॉज एबल टू क्लियर देम, और उसकी वजह से मेरे लिए एक और नया पाथ खुल गया करियर का, राइट। सो ट्राई एंड मेक द चॉइस इन सच अ वे कि आपका फ्यूचर पर्सपेक्टिव भी माइंड में हो समवेयर। डू नॉट पे मच फोकस ऑन इट इनिशियली जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो यूपीएससी की, बट समवेयर इन द बैक ऑफ योर माइंड, मैं आपको रियलिस्टिकली बता रही हूँ कि कुछ आपके माइंड में होना चाहिए कि ऐसा कुछ पाथवे आप चूज करो कि इस पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन के साथ साथ आपका कोई एक और चीज प्रिपेयर हो जाए। यू डोंट हैव टू पुट एन एक्स्ट्रा एफर्ट, बट उसके थ्रू ही आपका ऐसी आपने प्रिपरेशन की कि एक और आपका जो करियर पाथवे था अपने आप ऑटोमेटिकली ओपन हो गया। यू अंडरस्टैंड दैट यू डोंट हैव टू पुट इन एनी एक्स्ट्रा एफर्ट, आपका अभी भी सोल फोकस यूपीएससी ही है, बट अपने आप आपका साइमल्टेनियसली एक और करियर पाथ रेडी हो गया जो आपका प्लान बी बन के आपको पता है कि पड़ा हुआ है, राइट। प्लान बी से ये होता है कि आपको सिक्योरिटी होती है, एट द बैक ऑफ योर माइंड यू आर लिटिल रिलैक्स्ड क्योंकि देयर इज समथिंग दैट आई कैन फॉल बैक ऑन इफ एट ऑल इट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अदरवाइज यू आर वर्किंग हार्ड, यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट कि यू शुड क्लियर दिस एग्जाम,
right? So these are primarily the parameters which I personally feel should be the most important when you are making your selection. There could be some more based on your personal circumstances, but I personally feel that these are very important, with the interest being the most important out of them all. ठीक है, अब आपने समझ तो लिया है क्या पैरामीटर्स होते हैं, बट फाइनली जब आप सिलेक्शन करने जा रहे हो तो सिलेक्शन करने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, दैट्स समथिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ. ठीक है, अब फर्स्टली सबसे पहले आपने क्या करना है, दैट यू आर गोइंग टू गो टू यूपीएससी की वेबसाइट. वहां पे आपको लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे. जो नोटिफिकेशन भी आती है यूपीएससी की, उसमें भी वो सब लिस्टेड होता है कि यूपीएससी क्या क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ऑफर करता है सीएससी के एग्जाम में. ठीक है, तो यू हैव टू फर्स्ट गो थ्रू दैट, चेक आउट ऑल द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, गो थ्रू देम ऑल. ठीक है, सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स देखोगे, उनको फर्स्ट आप जब देख लोगे, उसी में आप ना इनिशियल लेवल पे कुछ ऐसे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होंगे जो आप डायरेक्टली कैंसिल आउट कर दोगे कि यार ये दूर दूर तक मेरे को इसका कोई आइडिया नहीं है या कोई इंटरेस्ट भी नहीं है. ठीक है, तो ऐसे करके आपने कुछ 5 6 4 5 वॉट एवर, यहाँ से कुछ 4 5 ऐसे फिल्टर कर लेने हैं जिनमें आपको लग रहा है कि आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है प्लस इंटरेस्ट बैठ रहा है. ठीक है, तो पहले स्टेप में आपने यूपीएससी की जो लिस्ट है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की, उनमें से कुछ 4 5 जो भी आपको लग रहे हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, 6 7 भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर थिंग. आपका पर्सनल वो है कि आपको किस चीज की अंडरस्टैंडिंग है या इंटरेस्ट है. ऐसे आपने लेकिन 4 5 6 अराउंड निकाल लेने हैं. ठीक है, ये आपने कर लिया. इन द सेकेंड स्टेप व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज दैट यू आर गोइंग टू गो एंड चेक द सिलेबस ऑफ दोज पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो आपने फिल्टर किए हैं फर्स्ट स्टेप में. ठीक है, यूपीएससी का जाके आप सिलेबस निकालोगे उन सब्जेक्ट्स का, फिर सिलेबस को गो थ्रू करोगे सारे उन चारों जो भी आपने लेट्स से आपने 4 फिल्टर किए फर्स्ट स्टेप में, तो चारों का सिलेबस चेक करोगे इन डिटेल, दोनों पेपर 1 पेपर 2 के. ठीक है, अब सिलेबस देख के ही आपको ऐसा फील होने लगेगा कि सर्टेन थिंग्स आपको लगेगा कि बिल्कुल ही सिर के ऊपर से जा रही हैं, या चलो समझ नहीं आ रहा, इंटरेस्ट भी नहीं बन रहा मेरा. ऐसी भी चीजें होंगी कि आपको लगा ऑन द फेस ऑफ इट देख के कि ये सब्जेक्ट चलो अच्छा लग रहा है, हो जाएगा मुझसे या मुझे इंटरेस्ट बन जाएगा. बट जब अंदर जाके देखते हो सिलेबस में, जब आप टर्म्स पढ़ते हो या उस तरीके से, तो आपको समझ आता है कि अल्टीमेटली इन चीजों में इंटरेस्ट बैठेगा कि नहीं बैठेगा. तो सिलेबस देखकर भी कुछ चीजें हैं, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आप कैंसिल कर दोगे, राइट? कि ये मैं पढ़ूंगा भी तो मुझे नहीं समझ आएगा, क्या इंटरेस्ट नहीं बनेगा. चलो समझ आ गया, मेहनत की, एफर्ट डाला, बट इंटरेस्ट नहीं बनेगा, मैं इस चीज में, इस एरिया में मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, राइट? ऐसी चीजों की वजह से आप फिर उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट को फिर निकाल दोगे अपनी लिस्ट में से, राइट? तो सिलेबस देख लिया आपने, उधर से भी आपकी फिल्टरिंग हो गई. देन कम्स पीवाईक्यूज. ठीक है, अब आपके जो फाइनल कुछ बचे हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो आपने लिस्ट में अपने चूज किए हुए हैं, फिल्टर किए हुए हैं, उनके अब आप जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे. ठीक है, यू आर गोइंग टू गो एंड चेक 3 4 साल के पीवाईक्यूज, हल्के हल्के आप ऊपर ऊपर से जो भी बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 हैं, दोनों के आप जाके क्वेश्चंस देखोगे कि क्या आए हैं रिसेंट वाले. डोंट गो, बहुत ज्यादा पीछे न चले जाना, लास्ट के रिसेंट के कुछ एग्जाम्स के जो हैं वो देखना, क्योंकि पैटर्न भी थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है. सो गो थ्रू दोज पीवाईक्यूज एंड डोंट एक्सपेक्ट कि आप आंसर करने लग जाओगे, आंसर लिखने लग जाओगे, आपको आंसर आता होगा. ऑब्वियसली यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, यू हैवंट स्टार्टेड प्रिपरेशन, आपने अब तक प्रिपेयर किया ही नहीं है, तो डोंट एक्सपेक्ट योरसेल्फ टू नो ऑल द आंसर्स. बट आपको क्या देखना है कि इंटरेस्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा, या अगर आप जैसे थोड़ा बहुत पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, कुछ बेसिक आप आंसर करना मतलब कर पाओगे, थोड़ा बहुत आंसर. आई एम नॉट सेइंग टेक्निकली आंसर करो क्योंकि आपने अभी पढ़ा नहीं है, बट थोड़ा बहुत आंसर लिखने की सिचुएशन में होगे कि आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग तो है इन चीजों की, जनरल नॉलेज से, या जो भी आप न्यूज़पेपर लेट से पढ़ते हो तो उन चीजों से आपको अंडरस्टैंडिंग है उन चीजों की. तो ये चीज आपने अपने इस वाले स्टेप में देखनी है कि पीवाईक्यूज को पढ़ने के बाद इंटरेस्ट बन रहा है, आंसर लिख पाओगे उसमें, बेसिक भी अगर लिखना हो इनिशियल लेवल पे कर लोगे. तो इस स्टेज पे भी आपका कुछ चीजें फिल्टर हो सकती हैं, कुछ पेपर्स, कुछ सब्जेक्ट्स फिल्टर हो सकते हैं कि ये वाले में मेरा ज्यादा इंटरेस्ट बैठ रहा है, उसमें शायद इतना नहीं हो रहा, या उसके क्वेश्चंस मुझे समझ ही नहीं आ रहे, या बिल्कुल इंटरेस्ट भी नहीं बन रहा उनमें, राइट? ये हो गया, इधर से भी एक स्टेप से फिल्टरिंग हो गई. प्लस फाइनली
once you have actually almost come to the subject that you are going to choose, अब finally let's say आपके पास काफी हद तक तो आपका थर्ड स्टेज तक ही PYQs अब चेक कर रहे हो, इतना पढ़ने के समझने के बाद ही आपको मतलब आंसर मिल जाना चाहिए about the optional subject that you choose. But sometimes if in case you have some confusion between let's say two optional subjects, ठीक है, आपने जो भी फिल्टरिंग की तो उसके बाद टॉपर्स की कॉपीज भी आप देख सकते हो, राइट? अब जैसे टेस्ट सीरीज होती हैं, राइट, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं, वो उन जो टॉपर्स निकलते हैं उनके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की आंसर स्क्रिप्ट्स होते हैं वो अपलोड कर देते हैं, फ्रीली अवेलेबल होती है इंटरनेट पे, यू कैन गो एंड चेक दैट आउट. तो कुछ जो आपने सब्जेक्ट चूज किया है, जो आपने फाइनल फिल्टर कर लिया है, तो गो एंड चेक आउट द टॉपर्स कॉपीज ऑफ दैट दोज पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स. ठीक है, टॉपर्स कॉपीज देखो, उससे आपको क्या पता चलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन के आंसर्स लिखे जा रहे हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, क्या पैटर्न है, किस तरीके से यूपीएससी उस सब्जेक्ट में आंसर डिमांड करता है. ठीक है, ये वाली अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश करो. ठीक है, उससे और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि किसमें आपका, किस पैटर्न के साथ आपका इंटरेस्ट अलाइन हो रहा है, राइट, किसमें आपकी स्ट्रेंथ ज्यादा आपको दिख रही है. ठीक है, तो दिस इज प्राइमरीली प्योरली अ पर्सनल चॉइस. आपका बहुत सब्जेक्टिव है ये कि आपका इंटरेस्ट किस में जा रहा है, आप किस पैटर्न के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हो, आपको कितना समझ आ रहा है कोई चीज, तो ये प्योरली आपका पर्सनल टेक है. ठीक है, बट दीज कुड बी द स्टेप्स विच कैन एक्चुअली टेल यू द राइट वे, which can actually show you the right path, right? And these are the steps which actually give you help you make the informed choice. एंड इसमें आपको कोई आउट ऑफ द वे नहीं जाना है. इन एनी केस ये सारा, ये वाला बेसिक स्टेप्स जो यूपीएससी का सिलेबस है, आपको इन एनी केस करना ही है, राइट? यू हैव टू गो थ्रू दैट. एंड पीवाईक्यूज आर आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टॉपर्स कॉपीज अगर आप देख लो, उससे तो डेफिनेटली आपकी आंसर राइटिंग बहुत एनहांस होती है. सो इन एनी केस जो भी आप एफर्ट इसमें डालोगे, इट्स नॉट गोइंग टू गो वेस्ट. ठीक है, अब सी, ऑप्शनल को चूज करना इट्स नॉट एन ईजी टास्क. A lot of candidates for some of them it's very easy क्योंकि उनको clarity होती है, but for some it becomes a really difficult task, right? So even if you have to take a little time, थोड़ा time ज़्यादा लग रहा है तो it's okay, but make sure कि एक बार decision लेना है, optional subject कौन सा choose कर रहे हो वो आप ढंग से लो. ठीक है, carefully लो. Don't make the mistake that I made. And I regret the time, the effort that I had actually lost because of that. Your time is very, very important. It's very precious. Do not lose it. ठीक है, इनिशियल स्टेज पे ही अगर आप राइट डिसीजन ले लेते हो, थोड़ा टाइम लगता भी है, इट्स ओके, बट डिसीजन राइट प्रोसीजर से लेना है. ठीक है, प्लस एक और चीज, दैट ऑल्सो डजंट मीन कि अगर मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको टाइम भी लग रहा है तो आप दो अपने आप को टाइम, डेफिनेटली दो, बट ऑल्सो इंश्योर कि ये नहीं कि यू आर गोइंग टू टेक एन इटर्निटी टू डिसाइड. क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो थोड़े दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू कम टू अ डिसीजन. उनको डायलेमा ज्यादा रहता है, दे आर वेरी इनडिसाइसिव. सो दैट्स ओके, बट देन यू हैव टू सेट अ डेडलाइन. ठीक है, अपने आप को एक डेडलाइन दो, 1 हफ्ता 2 हफ्ता जो भी है, तो इतने टाइम में मैं अपना ये सारा रिसर्च कर लूंगा एंड आई एम गोइंग टू कम टू द डिसीजन व्हाट ऑप्शनल सब्जेक्ट आई एम गोइंग टू चूज, राइट? ये अपने आप को आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन्ड वे में प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, एंड दैट्स व्हाट यूपीएससी इज ऑल अबाउट. यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड, यू हैव टू स्टे मोटिवेटेड थ्रू आउट योर एंटायर प्रिपरेशन, राइट? एंड एक चीज और, एक बार डिसीजन ले लिया, वंस यू हैव चोजन द ऑप्शनल सब्जेक्ट, उसके बाद यू हैव टू स्टिक टू इट. ठीक है, यू आर नॉट गोइंग टू चेंज इट. फिर आप डाउट नहीं करोगे कि मैंने जो चॉइस ली है, जो चॉइस किया है, वो सही है नहीं है, वेदर आई शुड कंटिन्यू विद इट, दिस एंड दैट. फिर आप ये सारी चीजें नहीं सोचोगे. एक बार डिसीजन आपने फुल अपनी इंफॉर्मेशन, प्रॉपर इन्फॉर्म्ड चॉइस, इन्फॉर्म्ड डिसीजन लिया है, प्रॉपर टाइम दे के लिया है, प्रॉपर रिसर्च करके लिया है, तो यू नीड टू हैव फेथ. यू नीड टू हैव फेथ इन योर सेल्फ ऑल्सो एंड ऑल्सो इन योर ऑप्शनल सब्जेक्ट. ठीक है, आप फिर डामाडोल नहीं होगे. यू विल नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट अदर्स आर सेइंग. आपने नहीं सोचना, यू आर जस्ट गोइंग टू फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर वन सब्जेक्ट फॉर योर ऑप्शनल प्रिपरेशन. ठीक है, अब आई हैव आल्सो सीन सर्टेन कैंडिडेट्स जो हर साल हर अटेम्प्ट के साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट चेंज कर रहे होते हैं. I mean, I don't understand the basis for it and how do they even manage it. Optional subject को prepare करना है, it's not a joke. It's a full time dedication. Optional subject की preparation जो है बहुत in depth होती है. So you can't be changing your optional subject so frequently, right? It's never recommended also.
Some people do that, but they have some, firm basis to actually do it. But not because somebody else said it randomly and so you are doing it, or just because you felt कि एक particular year में some optional subject is performing better, तो अगले साल आपने भी change कर लिया अपना optional. That is not the right way. I'll tell you in the very beginning, do not fall into that trap. एक बार आपने अपना optional subject जो well researched way में choose किया है, आप उस पे ही stick करोगे. ठीक है, until and unless you have a firm reason to make the difference, to make the switch, right? The way I did, right? I had a reason for it, and that was because I did not make an informed choice initially, right? और भी कुछ circumstances हो सकते हैं, and you are the best judge to figure out कि क्या सही है क्या नहीं. ठीक है, but I would just say कि आपने अपना decision लिया है तो have faith in yourself also and also in your subject, right? So with that, we come to the end of this particular session. I hope it really helped you. And if you have any doubts, any queries regarding this, please put that in the comment section. We would absolutely love to help you out with that. And if you do not want to miss out on any more content like this, do not forget to subscribe to this channel. I'll see you in the next video. Till then, stay curious and keep learning. All the very best.